हेलो फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 2023 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी सीडीपी को डिस्कस करेंगे। आप जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उन्हीं को आप मॉक टेस्ट के रूप में करेंगे तो आपका जो सीडीपी है वो अच्छे से क्लियर होगी। आप प्लीज़ जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उन्हीं को मॉक टेस्ट के रूप में कीजिए। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो चैनल पर करवा दिए हैं। आज जो लास्ट का जो प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा जो 2023 का उसको डिस्कस करेंगे, उसकी सीडीपी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? तो जो डिस्ग्राफिया जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उनसे क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें तीन जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो पूछी जाती है: डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया। तो जो डिस्ग्राफिया होती है वो लेखन संबंधी डिसेबिलिटी है, लेखन से इसमें बच्चे को लिखने में परेशानी होती है। और जो डिसलेक्सिया है वो आती है वो किसे पढ़ने संबंधी जो डिसेबिलिटी होती है। और जो डिसकैलकुलिया है वो गणना करने संबंधी डिसेबिलिटी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या जाएगा आप देख लीजिएगा। एक भाषण विकार है, भाषण विकार नहीं है, ये तो कट जाएगा। गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल, ये गति युक्त विकार भी नहीं है। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो इसमें एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। द अप्रोच ऑफ एजुकेटिंग गिफ्टिंग चिल्ड्रंस विच मूव्स देम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजुअली रैपिड पेस इन नो एज। उसको क्या जाना जाता है? उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। उन बच्चों को क्या कहते हैं हम? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिवर्धन। तो प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का जो उपागम होता है उन्हें हम असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गतिवर्धन। उनको गति दी जाती है तो इंग्लिश में बोला जाता है एक्सेलरेशन। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। दो समावेशी कक्षा क्या होती है? जिसमें हम सभी बच्चों को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो डिसेबल चाइल्ड हो या कैसा भी चाइल्ड हो। समावेशी कक्षा में सब बच्चों को समान रखा जाता है। तो पाठ्यचर्या अनुकूल करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। तो ये इसमें ये भी जो अध्यापक है उनको पाठ्यचर्या में भी अनुकूलन करना पड़ता है, दृष्टिकोणों को भी शामिल करना पड़ता है, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की भी जांच करनी पड़ती है कि उन्हें अपनी जो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं किसी बच्चे के साथ बायसनेस तो नहीं कर रहा हूँ। तो विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। बाधा एक क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड से आपको ध्यान रखना है। कभी भी हम जो डाइवर्सिटी होती है उसको बाधा के रूप में नहीं देखना है, वो क्या होती है? हेल्पफुल होती है। तो इसलिए ये कट जाएगा, हमारे 1 2 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की जो डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें जो शैशवावस्था में जो समाजीकरण की जो प्राथमिक हैं, जो प्राइमरी एजेंसी हैं, शैशवावस्था में जो प्राइमरी एजेंसियाँ हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा प्राइमरी एजेंसी होती है उन्हीं में रहता है। हमें पता है जो शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है 0 से 2 वर्ष होता है, और 0 से 2 वर्ष में बच्चा अपनी फैमिली के साथ होता है। और फैमिली क्या है? एक प्राइमरी एजुकेशन समाजीकरण की क्या है? प्राइमरी एजेंसी है। तो प्राथमिक आ जाएगा इसमें। और प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 2 से 6 होता है, और उत्तर बाल्यावस्था 6 to 12 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 से 6 साल के बीच में बच्चा स्कूल में जाने लगता है, और स्कूल क्या है? सेकेंडरी है। सेकेंडरी जो सोशलाइजेशन की क्या है? एजेंसी है। तो ये हमारा जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें आ जाएगा माध्यमिक, या जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और प्राइमरी आ जाएगा फर्स्ट में। तो शैशवावस्था में समाजीकरण की जो प्राइमरी संस्थाएं हैं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की जो सेकेंडरी संस्थाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। तो विद्यालय क्या है हमारा? सेकेंडरी सोशलाइजेशन की एजेंसी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक, कौन सा कथन आपको लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सही लगता है? आपको ध्यान देखना। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऐसा तो लेव वाइगोत्स्की ने बिल्कुल नहीं कहा है कि जो सामाजिक कारक है वो सिर्फ भाषा को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। इसने भाषा की बात की है लेकिन ये नहीं बोला है कि जो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं सामाजिक कारक। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, ये भी लेव वाइगोत्स्की ने नहीं कहा है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो भाषा विकास की बात की है लेव वाइगोत्स्की ने। उसने कहा है कि जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किसमें? हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें फैसिलिटेट करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। आप देख लेना, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो ये जो
लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है मैंने चैनल पे करवाई हुई है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, आप उसको देखना, 2 भी आ सकते हैं, तो उसको देख लेना पहले, फिर आप करेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो। इसमें समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए, तो इसमें कौन सा जो स्तर है वो आएगा, उत्तर क्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल में तो बच्चा समाज से जुड़ता ही नहीं है, तो उसमें तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल लेवल, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जो तर्क वाले क्वेश्चन है वो 2 या 3 पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान से करना है। सबसे पहले आपको कथन पढ़ना है, अभिकथन पढ़ना है, फिर कारण पढ़ना है। अगर दोनों मैच कर रहे हैं, सही बैठ रहे हैं, तो ही सही देना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। शिक्षकों और साथियों जैसे कि अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत विद्यार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो ये कारण क्या है, कारण बिल्कुल सही है। अगर हम समाज के संपर्क में आएंगे तो क्या हमें समझ, हमारा जो कौशल है वो विकसित होगा, समझ विकसित होगी, और जो हमारे जितने ज़्यादा जानकार हो, मतलब जितने अधिक जानकारों से हमें अब नॉलेज गेन होगी, उससे हमारा कौशल क्या होगा, विकसित होगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही सही हैं। इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम के लिए आंकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग मैंने सभी करवाया हुआ है। तो अधिगम के लिए आंकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का हमें क्या, वर्गीकृत तो करना ही नहीं है बच्चों को, आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। ग्रेड देना भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, जहां पर भी ग्रेड लिखा है तो आपको क्या करना है, काट देना है देखते ही। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक था तय पैमाने से करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, इसमें 3rd सही जाएगा। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग जो उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो ग्रेड क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स है, और हमें क्या, एक मानक या तय पैमाने से भी उनका क्या नहीं करना, तुलना तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है नेगेटिव टैग वर्ड्स की भी। नेक्स्ट है, किसी आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है। तो ये कौन सा होगा इसका राइट आंसर, 12 वर्ष की आयु में, 1 वर्ष की में, 3 वर्ष की में, या 7 वर्ष की में। तो इसमें जो खेल में शामिल किस वर्ष में होंगे, 1 वर्ष तो बिल्कुल शैशवावस्था में चला जाएगा, 3 वर्ष में भी पहेलियों से कोई मतलब नहीं होता बच्चों को, तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, 7 वर्ष जाएगा। तो जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं, पहेलियों को पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, या केस अध्ययन को अनुसंधान पत्ति के रूप में उपयोग करने पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नारीवादी दृष्टिकोण से उन्होंने जो कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत की क्या की है, आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि आपने जो फीमेल हैं उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया है, आपने सिर्फ किसको महत्व दिया है, जो हमारे पुरुष वर्ग है उसी को ज़्यादा महत्व दिया है। तो उन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण से सिद्धांत की आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीन पियाजे के अनुसार पुरुष क्रियात्मक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं में से डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो जीन पियाजे ने बहुत सी टर्म दी हैं, उनमें एक जो है वो केंद्रीयकरण है, जिसको सेंट्रेशन बोलते हैं। इसमें सिर्फ किसी एक वस्तु की सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान दिया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या रहेगा, केंद्रीयकरण रहेगा। और विकेंद्रीकरण में जो वस्तु है उसके सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें केंद्रीकरण ही पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच खालिस्तान पर है। तो आप देख लेना, इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वो क्या होती है, हमें पता बाल्यावस्था में जो विकास या वृद्धि हमारे क्या हो जाती है, शिथिर है। और सोच क्या होती है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है कुछ हद तक। वैसे जो शैशवावस्था में ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होता है, लेकिन बाल्यावस्था में भी कुछ हद तक क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होती है, धीमी होती है, और सोच क्या हो जाती है, तार्किक हो जाती है। क्या हो जाती है, सोच मध्य बाल्यावस्था में तार्किक हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? स्थूल गति कौशल वे होते हैं हमारे जिसमें हम हमारे जो शरीर है उसके अंगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, शरीर के ज़्यादातर अंगों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? एक कागज़ पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, इसमें हम सिर्फ हाथों का प्रयोग कर रहे हैं। एक कागज़ पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, इसमें भी सिर्फ हम हाथों का प्रयोग कर रहे हैं। तैरना में हम हमारे ज़्यादातर जो शरीर के अंग हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और एक होता है सूक्ष्म गति कौशल, जिसमें सिर्फ क्या हम सूक्ष्म गति कौशल में जो हमारे शरीर के किसी एक हिस्से का प्रयोग करते हैं, जबकि जो स्थूल गति कौशल में ज़्यादातर हमारे जो शरीर के अंग हैं उनका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश के सिद्धांतों पर पालन करते हैं। तो इसमें एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है भौतिक विकास और वृद्धि में? तो इसमें किया जाता है सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। मैंने बताया भी था पहले, सिफेलोकोडल में क्या होता है, सिर से पैर की तरफ विकास होता है बच्चे का, और प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, इनर टू आउटर शरीर के जो हमारे आंतरिक भाग से बाहर की तरफ बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। जैसे चेस्ट से बाजुओं की तरफ जो विकास होगा वो क्या हो बोला जाएगा, प्रोक्सिमोडिस्टल बोला जाएगा। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हार्वर्ड गार्डनर ने लगभग अलग अलग तरह की जो 9 प्रकार बताए हैं उनको आपको एक बार देख के जाना है। तो इसमें जो हमारे दर्शन शास्त्री होते हैं उसमें कौन सी बुद्धि होती है? उसमें होती है अंतःवैयक्तिक, जिसको बोलते हैं हम इंट्रापर्सनल होती है। और जो मूर्तिकार होता है उसमें जो बुद्धि होती है वो होती है स्पेशल, जिसको हम दिक् स्थान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है वो किस पर बल देती है? बच्चों के अधिगम पर, शिक्षण के नियंत्रण पर। तो ये क्या है, नेगेटिव है। सीखने में पूर्ण बल की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। तो किसको देती है? रोल ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पर बल दिया जाता है अनुभवात्मक जो अधिगम होता है उसमें। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों में समस्यात्मक समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका होगा? तो कौन सा प्रभावी तरीका होगा? स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना। तो सीधा ही नेगेटिव है। जब भी हम डिस्करेज की बात करते हैं तो नेगेटिव टैग वर्ड में आ जाता है, देखते ही काट देना है। कठिन समस्याओं से बचने के लिए बचना भी नहीं, हमें किसी भी चीज़ से उन्हें प्रोत्साहित करना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। कठिन समस्याओं से हमें बचना नहीं है, उनका सामना करना है। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान भी नहीं देना है। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसमें बेटर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए था सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है? शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो ये बोला गया है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, इसलिए उन्हें शिक्षकों को क्या करना चाहिए? सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। तो बिल्कुल क्या है, दोनों सही हैं। तो कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? जब भी हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो कौन सी प्रोसेस नहीं होती? ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिल्कुल। वर्गीकरण भी होता है। हम अलग अलग कोई भी समस्या है उसको वर्गीकरण करके क्या कर सकते हैं? सोल्व करते हैं। किसी समस्या को हम ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं। ये भी होता है। कंसेप्टलाइजेशन भी होता है, लेकिन ये डीकॉन्टेक्स्टलाइजेशन नहीं होता, गैर प्रासंगिकरण। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसे एग्जाम्पल कौन सा है जिसमें बच्चे अपनी सोच पर विचार करने के लिए बच्चों को आवश्यकता पड़ती है। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा क्या है? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? तो इसमें पूछा है कि अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली जाती है? तो इसमें बच्चे की सोच की बात आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। तो इसमें कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक एग्जाम्पल है? मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें आंतरिक आरोपण पूछा है
बच्चा खुद से ही अंदर से अपने बारे में ही कुछ कह रहा है, जैसे मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बेटर है इसमें। वह आंतरिक रूप से आरोपण कर रहा है अपने ऊपर, किसी बाहर के मतलब किसी बाहर वाले पर क्या नहीं कर रहा, आरोपण नहीं लगा रहा, तो वो अपने ऊपर ही आरोप कर रहा है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौनों के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण दिया है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो कारण क्या है? बेस्ट है इसका कारण, क्योंकि अलग अलग संस्कृति में क्या होता है, एक विशेष संस्कृति में जैसे ज़्यादातर जो संस्कृति है उसमें लड़कियां किससे खेलती हैं? गुड़ियाओं से खेलती हैं और लड़के कार से खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों की जो कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है, जो एबिलिटी है, उनमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार? मूर्त पुरस्कार बिल्कुल नहीं, उन्होंने मूर्त पुरस्कार की तो बात ही नहीं किया है। पीयर कोलैबोरेशन, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव की बात नहीं की उन्होंने, सामाजिक संपर्क की बात की है, मानकीकृत पाठ्यक्रम की भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या बच गया? सेकंड सही बच गया, सहकर्मी सहयोग। उन्होंने क्या किया? पीयर कोलैबोरेशन में क्या मदद मिलेगी हमें, जो हमारे कंसेप्ट हैं उनको, कंसेप्ट जो है हमारे उनको क्लियर करने की। तो संकल्पनात्मक योग्यताएं हैं उनको के विकास में क्या सहकर्मी सहयोग मदद करेगा हमारा। तो सेकंड सही हो जाएगा। 24 है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक जो इनर स्पीच है वो क्या है? बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, बिल्कुल गलत, जिसको प्राइवेट स्पीच भी बोला जाता है। इसमें आंतरिक वॉक की बात की है, तो आंतरिक वॉक क्या है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक, बिल्कुल नहीं, विकासात्मक देरी का संकेत। तो बच्चे के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का क्या है? ये तरीका है आंतरिक वॉक जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 25 है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? जब भी जीन प्याजे ने बोला है जब भी बच्चा नॉन लिविंग थिंग को लिविंग मान रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल रहेगा? वो जीववाद का एग्जाम्पल रहेगा। आपको ध्यान रखना है, जब भी इस तरह का जो कोई क्वेश्चन आ जाए, जब बच्चा नॉन लिविंग थिंग को लिविंग के रूप में ट्रीट कर रहा है तो आपको क्या देना है? जीववाद ही उसका आंसर देना है। एनिमिज्म उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जीववाद चिंतन इसका राइट आंसर है। 26 है, निम्नलिखित में से संलग्नता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है? Which of the following is a typical characteristic of students having autism? तो इसमें क्या होता है? तो संलग्नता वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो एक तरह से क्या नहीं कर सकते? ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और बार बार चीजों को क्या करते हैं? दोहराते हैं। तो ये क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? बार बार दोहराओ और आवर्ती व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है? शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों, विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। तो इसका कारण क्या है? कारण यह दिया गया है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होंगे तो उन्हें समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो ये बिल्कुल बेस्ट है दोनों हमारे, क्योंकि जब विद्यार्थी बातचीत करेंगे तभी तो क्या होगी? उनमें समालोचनात्मक जो चिंतन है जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं उनका विकास होगा। उनमें क्या होगा? उनकी क्षमताओं का क्या होगा? विकास होगा और वो समृद्ध करते जाएंगे अपनी जो सोचने की क्षमता है उसको। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा? सेकंड जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। 28 है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटना बिल्कुल नहीं, नेगेटिव है। यंत्रवत याद करने पर भी हमें जोर नहीं देना है। समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा भी नहीं करनी है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास ही क्या हो जाएगा हमारा? इसमें अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य हो सकता है। 29 है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। अमूर्त से अमूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएगी तो बच्चे आसानी से सीखेंगे। सरल से जटिल की तरफ जाएगी तभी आसानी से सीखेंगे। तो ये उल्टा दिया हुआ है। तर्कसंगत से अनुभवजनक की ओर बढ़ती है, तो अगर अनुभवजन्य से तर्कसंगत की ओर बढ़ेगी तो अच्छे से सीखेंगे। ये तीनों उल्टे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सामान्य से विशिष्ट की ओर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा सीडीपी का। विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं हमें पता है कि अलग अलग तरह से सीखते हैं, उनकी विविधता को क्या करना चाहिए? हमें महत्व दिया जाना चाहिए। मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। हमें कभी भी डाइवर्सिटी को हर्डल नहीं मानना है, हमें उसको क्या मानना है? उन्हें प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए। कि उपेक्षा करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं।
सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, ध्यान ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो विद्यार्थियों की सीखने की जो शैलियाँ हैं, शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबंध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये था हमारा जो CDP का सोल्यूशन। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।